तो इस कार को चलाते हुए हम देहरादून से मसूरी, मसूरी से कानाताल पहुंचे। बहुत ही खूबसूरत जगह आपको नज़र आ रही है और कार भी आपको खूबसूरत नज़र आएगी। काफ़ी सारे चेंजेस इस नई सी क्लास में किए गए हैं। नमस्ते टाइम्स आई फैमिली, हम क्रांति संभव। वेलकम टू दिस स्टोरी, जिसमें आज हम नई वाली सी क्लास को चलाएंगे। इसमें जो तब्दीलियाँ हैं, जो चेंजेस हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे और इसके अलावा बताएंगे कि परफॉर्मेंस इसका कैसा है। कुछ एक चीज़ें जो बुलेट पॉइंट्स आपको बता दें। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ख़ास बनाती है इस कार के इस ड्राइव को, कई महीनों से सी क्लास इंडियन मार्केट में नहीं थी। आपको पता है कि ये वो सेगमेंट है जिसमें मर्सिडीज बहुत सारी कारें बेचती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी ये कार ख़त्म हो चुकी थी इंडियन मार्केट से। अब नया जेन आया है और इसमें जो तब्दीलियां हैं उसमें सबसे पहले तो आपको लुक्स में ही दिखेंगी, लेकिन साइज़, इसके लेंथ की बात करें, इसके विड्थ की बात करें, व्हील बेस की बात करें और साथ में अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, सब में इजाफा हुआ है। तो ये सारी चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगी। 3 वर्जन है, 2 डीजल के, 1 पेट्रोल का। उसका परफॉर्मेंस भी हम जांचेंगे, लेकिन इसकी कहानी पर जाने से पहले आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब टाइम्स ड्राइव यूट्यूब चैनल को कीजिए और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइए। ताकत आपको एनफ मिल जाती है। बहुत ही इंप्रेसिव मुझे इसका सस्पेंशन वाला सेटअप लगा। मुझे इसकी हैंडलिंग पावर काफी मजेदार लगी। प्रैक्टिकल और पोटेंट पैकेज फिर से सी क्लास बन गई है। सी क्लास को बेबी एस क्लास भी कंपनी कहती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, और वहाँ पे एस क्लास के बहुत सारे डिज़ाइन क्यूज आपको इस नई सी क्लास में भी देखने को मिलेंगे। सबसे आकर्षक या सबसे ख़ास एलिमेंट जो मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहा है, जिस तरीके से फ्रंट ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलेगा, वहीं जो C300D है उसमें आपको फ्रंट ग्रिल अलग डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। जो लाइट्स का शेप है, ओवरऑल जो बॉनेट से लाइन है, पहले से ज़्यादा राउंडिश आपको नज़र आएंगे, ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आएंगे। पिछले हिस्से में भी जो लुक है वो उसी तरीके से चेंज हुआ है। नए लाइट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन सब तब्दीलियों के साथ एक और ख़ास चीज़ जो आप बाहर से देख सकते हैं वो है इसके अलॉयज़ का डिज़ाइन। ये C200 है तो इसमें अलॉयज़ के डिज़ाइन आपको अलग मिलेंगे और जो 300D है उसमें आपको डिज़ाइन अलग मिलेंगे। और बाहर से, जैसे मैंने कहा कि एस क्लास की झलक थोड़ी सी आपको और भी शायद पिछले हिस्से में जब आप जाए तो जिस तरीके के लाइंस, स्लोपिंग लाइंस और थोड़े से सॉफ्ट लाइंस नज़र आ रहे हैं, जो टेल लैम्प का डिज़ाइन भी है वो भी आपको याद दिलाएगा कि हाँ, ये उसी फैमिली की कार है। अब पहले से ज़्यादा रिजेंबल करती है। बाहरी जो एलिमेंट्स है, एक बार हम फटाफट उस पर नज़र डालते हैं क्या सब चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और डिमेंशन के बारे में मैंने कहा कि किस तरह से चेंज है, और उसके बाद इसे चलाएंगे। पहले पेट्रोल चलाएंगे, उसके बाद डीजल चलाएंगे। दोनों में देखेंगे कि कौन सी अच्छी है, कौन सी उतनी अच्छी नहीं है, और कौन सी कार आपको लेनी चाहिए। और इंटरेस्टेड अगर आप हैं इस सेगमेंट में तो वैल्यू आपको मिलेगा कि नहीं, क्योंकि है ये मर्सिडीज लेकिन है सी क्लास, तो यहाँ पर एक अच्छा बैलेंस कंपनी को हमेशा ढूंढना पड़ता है। लग्जरी, एक्सक्लूसिविटी और प्रैक्टिकलिटी। नैरो फ्रंट ग्रिल, बड़े मर्क लोगो और एंगुलर हेडलैम्प क्लस्टर के साथ पहले से रिफ्रेश और बोल्ड नजर आती लेटेस्ट मर्सिडीज सी क्लास। बम्पर का डिजाइन भी फ्रंट के साथ इंटीग्रेटेड। नई सी क्लास पहले से 65 mm ज्यादा लंबी, इसका व्हील बेस पहले से 25 mm ज्यादा बढ़ा है, चौड़ाई 10 mm बढ़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस 7 mm बढ़ा है। गाइस, अब सी क्लास के ड्राइव की हमने शुरुआत कर दी। पहले हमारे हाथ आई है कौन सी, सी क्लास पेट्रोल, और पहला रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग वर्ड ही मेरे पहले रिएक्शन के तौर पर आ रहा है, क्योंकि आप जब इसे चला रहे हैं, शुरू में जब आप पुश कर रहे हैं, जो आवाज़ आ रही है, जिस तरह से एक्सीलरेट ये कर रही है, वहाँ पर आपको मैं कहूँ कि 1.5 लीटर का इंजन है। तो कई बार लोगों को लगेगा कि अच्छा 1.5 का ही है, वो भी मर्सिडीज़ में, वो भी इस कार में, सी क्लास में, और फिर क्या ताकत आपको कम महसूस होगी। मैं कहूँगा कि नहीं, एक्सीलरेशन मुझे अभी तक तो ये कार चुस्त लग रही है। पहाड़ी इलाकों में चल रहा हूँ और पहाड़ी इलाकों में आपको पता है किस तरह से अचानक आपको एक्सीलरेट करके ओवरटेक करना होता है गाड़ियों से, जहाँ जहाँ आपको हल्का सा गैप मिले, और उस जगहों के ऊपर आपको ये नर्वस नहीं करती है। ताकत आपको एनफ मिल जाती है, काफ़ी मिल जाती है, और जो आवाज़ भी है उस हिसाब से आप देखें कि इंजन के ऊपर स्ट्रेस आप साफ देख सकते हैं। इंजन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है जब भी आप इसे जितना ही पुश करें।
वहीं फ्रेम और सस्पेंशन की बात करें तो ये जिस इलाके में हम फिलहाल चल रहे हैं वहाँ पर ऑब्वियसली बार बार तेज़ मोड़ भी आ रहे हैं और साथ में कुछ ख़राब पैचेस भी आए और वहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही पकड़ के साथ बहुत ही सटीक तरीके से ये उन सभी मोड़ कॉर्नर्स को कवर करती है। बॉडी रोल बहुत ही कम मुझे महसूस हो रहा है, उस हिसाब से काफ़ी कंपोज है इसका पूरा फ्रेम और जो इसकी बनावट है। वहीं सस्पेंशन की बात करें, जो रफ पैचेस हैं उसकी आवाज़ तो ऊपर तक आती है लेकिन आप वो झटका महसूस नहीं करते। बहुत ही इंप्रेसिव मुझे इसका सस्पेंशन वाला सेटअप लगा। सो ओवरऑल सस्पेंशन की बात जब करूं तो शायद बेहतर तरीके से मैं बता सकूं कि इसका जो पूरा कैरेक्टर है वो कंफर्ट वाली साइड में आपको ज़्यादा मिलेगा, तेज़ रफ्तार वाली या ताबड़तोड़ वाले एरिया में कम, और वहाँ पे ये बहुत ही रिफाइंड और कंफर्टेबल पैकेज नज़र आ रही है। वहीं स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आमतौर पर एक इमेज होता है जर्मन कार्स में आप थोड़े ज़्यादा रिजिड या स्टिफ सस्पेंशन के साथ साथ स्टीयरिंग व्हील भी देखते हैं, तो वहाँ पर ये सॉफ्ट मुझे लगता है, सटीक है लेकिन सॉफ्टर है। नई सी क्लास के साथ एक और एडिशन हुआ है और वो है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो अब डीजल वर्जन के साथ भी मिल रहा है, यानी अक्रॉस द बोर्ड। वैसे बुनियादी तौर पर तो आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर लगेगा, लेकिन आपको बताएं कि इसके साथ लगभग 20 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का बूस्ट भी मिलता है नई सी क्लास में, एक माइल्ड हाइब्रिड की तरह। 3 वर्जन आपको मिलेंगे नई सी क्लास में, C200, C220D और C300D, जिसमें 200 में लगा है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। इससे निकलने वाली ताकत 201 bhp की है, टॉर्क 300 न्यूटन मीटर का है। वहीं C220D में लगा है 2 लीटर डीजल इंजन, जिससे ताकत 197 bhp की, टॉर्क 440 न्यूटन मीटर का मिलता है। C300D की बात करें तो वहां पर लगभग 261 bhp की ताकत और 550 Nm का टॉर्क का आंकड़ा देखने को मिलेगा, और इन सब की बदौलत इन तीनों में सबसे तेज C300D 100 की रफ्तार पकड़ती है मात्र 5.7 सेकंड में। वहीं 200 और 220D 7.3 सेकंड का वक्त लेती हैं। और अब आप देख रहे हैं कार का कलर बदल गया क्योंकि कार का जिगर भी बदल गया है। सो दिस इज़ बेसिकली द डीजल वर्जन और उसे मैंने चलाया। उसके परफॉर्मेंस के बारे में ये कहूँ कि प्रेडिक्टेबल था, तो ये मत समझिएगा कि मैं उससे बुरा कह रहा हूँ। दरअसल मुझे लग रहा था कि जो डीजल वर्जन 300D होगा उसका प्रदर्शन मुझे ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा टॉर्की, ज़्यादा ग्रंटी और ज़्यादा स्पोर्टी लगेगा, जो मुझे लगा भी। जब हम वापस आ रहे थे चंबा के बाद, सड़क जो थी वो थोड़ी सी चौड़ी थी, वहाँ पर हल्की स्पीड हम बढ़ा पाए और वहाँ पे इसका न सिर्फ हैंडलिंग और डायनेमिक्स हमने टेस्ट किया और साथ में ये भी कि किस तरह से स्मूथनेस इसका इंजन के ज़रिए मिल रहा है, पावर की डिलीवरी, टॉर्क की डिलीवरी, और वहाँ पे मुझे इसकी हैंडलिंग और जो पावर वो मुझे काफ़ी मज़ेदार लगी। So I really enjoyed the diesel version of this new C-Class। और अब चलते हैं अंदर, क्योंकि वहाँ कहानी तो लगभग कॉमन सी ही है। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स के बारे में। C-Class बेबी S-Class भी कहा जाता है, कम से कम कंपनी की तरफ से तो ये ज़रूर कहा जाता है, और इस वजह से बहुत से इसके एलिमेंट और फीचर्स ऐसे देने की कोशिश की जाती है जो हमने S-Class में देखे हैं या उसी से इंस्पायर्ड कुछ एलिमेंट्स होते हैं साथ में ऐसे, जिससे कि इस सेगमेंट के कस्टमर एस्पायर कर सकें S-Class में मूव करने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें, ये जो स्टीयरिंग व्हील का पूरा सेटअप है मुझे काफ़ी कूल लग रहा है। 4 अलग अलग यहाँ पर स्टिक्स देख रहे हैं या पैनल्स देख रहे हैं, जिसमें अलग अलग फंक्शंस के स्विचेस और कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं, और उंगलियों की स्लाइडिंग से आप वो चेंज कर सकते हैं। काफ़ी कूल मुझे लग रहा है। नीचे हल्के डल मेटालिक फील के साथ जो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको दिया गया है, ये 300D वर्जन में आपको देखने को मिल रहा है। साथ में पैडल शिफ्टर्स भी यहाँ दिए गए हैं। तो ये जो फील है अगेन वेरी प्रीमियम, और आमतौर पर हम जिस तरह से S-Class की गाड़ियों में देखते हैं उस टाइप की फील आपको इसे देखकर मिलेगी। अब इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को करते हैं स्टार्ट। ओके, बहुत सारे गाने यहाँ पर एक साथ शुरू हो गए। आई गेस बहुत सारे सेंसर्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीड कर रहे हैं। खैर, ये जो स्क्रीन है ये आपको फेमिलियर स्क्रीन लगेगा। तो यहाँ पर जैसे एक बटन दबाइए और यहाँ पर अलग अलग डिस्प्ले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अंडरस्टेटेड, या अगर केवल नेविगेशन आपको देखना है तो वो भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ईजी टू यूज़, वेरी ब्राइट एंड वेरी यूज़फुल स्क्रीन। तो ये प्रीमियम भी है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी आपको नज़र आएगी।
और इसके पीछे ये आप देख सकते हैं ड्राइव शिफ्ट या गियर शिफ्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिवर्स न्यूट्रल डी, यानी यहाँ पर आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं, ये स्टिक आपको यहाँ मिलेगा, वो भी आप एस क्लास में तो देख ही चुके हैं। इसके बाद जो एक सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे बड़ा फीचर आपको नज़र आएगा वो है ये 11.9 इंच का स्क्रीन। वर्टिकल मोड में आपको स्क्रीन देखने को मिल रहा है और ये इंटीग्रेटेड है इस सेंटर कंसोल के साथ, बहुत ही खूबसूरती से ये मिलाया गया है। हल्का सा एंगल ये आपको अपनी तरफ या ड्राइवर की तरफ घूमता हुआ आपको नज़र आएगा। ओवरऑल बहुत ही फंक्शनल है, जो रिस्पॉन्स है, टच है, वो आपको काफ़ी टॉप क्लास मिलेगा। और जो मर्सिडीज़ की MBUX जो कनेक्टिविटी फीचर है वो उसका नेक्स्ट जनरेशन इसमें दिया गया है। एक ही शिकायत जो मुझे लगभग सभी स्क्रीन से रही है, इसमें भी मैं कह सकता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल के जो बटन्स हैं अगर वो फिजिकल भी हों तो ज़्यादा बेहतर, ड्राइविंग के वक्त मुझे ज़्यादा ईजी लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होता, आपको नज़र इधर घुमा के स्क्रीन को पढ़ना है, स्क्रीन को देखना नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से एक चीज़ है। बट ओवरऑल जो फीचर्स हैं, जो फंक्शंस हैं और जो डिस्प्ले है वो तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके नीचे आप देख सकते हैं ड्राइव सेलेक्ट, अलग अलग डायनामिक, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट, ये सभी, और इंडिविजुअल, ये सभी ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा का डिस्प्ले आप देख सकते हैं और इसके अलावा व्हीकल के अलग अलग सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल जिस तरह से हम चीज़ें हमने देखी हैं इसके बड़े वाले सेगमेंट में, चाहे इस क्लास में भी, तो वो फील आपको लगभग वही याद आएगी और बार बार आपको लगेगा कि हाँ ये सी क्लास में है। एंड आई थिंक वो एक तरह से कस्टमर को लगेगा कि हाँ दे फील पैम्पर्ड, उस हिसाब से फिनिश अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं और ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है। 2 कप होल्डर्स हैं, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा है, सी टाइप का चार्जर यहाँ दिया गया है। आर्मरेस्ट के नीचे जो कंपार्टमेंट है उसमें भी 2 सी टाइप के चार्जर आपको मिलेंगे और मेरी हाइट के लिए थोड़ी सी जगह कम लगेगी, बट इस सनरूफ के बावजूद आपको जगह मिल जाएगी। सनरूफ के मामले में मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर मर्सिडीज़ ने फिर से वो काम किया है जो लग्जरी कार मेकर्स के लिए ज़रूरी होता है कि कस्टमर को सुने भी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे, जिससे कि यहाँ न सिर्फ आपको सनरूफ बड़ा मिल रहा है, पिछली कतार के लिए एक मून रूफ भी मिल रहा है, लेकिन एक और जो तब्दीली है वो है इसके डिमेंशन में। इसकी लंबाई बड़ी है, इसका व्हील बेस बढ़ा है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा है और इसका विड्थ भी बढ़ा है। और कंपनी कह रही है कि इन सब के बाद क्या हो रहा है, सेकेंड रो में जगह जो है वो बढ़ रही है। तो अब मैंने इसे अपनी ड्राइविंग सीट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया इस सीट को। अब देखते हैं कि उस दावे में कितनी सच्चाई है। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर कनेक्टिविटी फीचर्स को कंपनी एक और स्टेप आगे ले गई है। एमबक्स का नया अपडेट इसमें मिलेगा और कई नए फीचर्स भी। बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन, एनहांस्ड मैप जिसमें सैटेलाइट व्यू आपको देखने को मिलेगा और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। वहीं मर्सिडीज मी कनेक्ट में भी नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। वहीं मर्सिडीज की बड़ी कारों में एक कार से दूसरी कार को कम्युनिकेट करने वाला जो फीचर है कार2X, वो भी सी क्लास में दिया गया है। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ मर्सिडीज-बेंज सी क्लास। लेटेस्ट सी क्लास की कहानी पिछले रो में पहले से बेहतर मुझे लग रही है। हेडरूम तो मेरी हाइट के लिए कम लगेगा ही और यहाँ लग भी रहा है, 6.25 फीट के आसपास की, लेकिन एवरेज हाइट के लिए आपको हेडरूम ठीक मिलेगा। यहाँ पर हेडरेस्ट भी आपको मिल रहा है, नी रूम काफ़ी आपको मिल रही है, मैंने इसे अपने हिसाब से एडजस्ट किया था। फुट मूवमेंट के लिए जगह है, थाई सपोर्ट भी ठीक है, एवरेज हाइट के लिए मेरे लिए थोड़ा सा कम है, बट अगेन आई एम टू टॉल। 2 लोगों के लिए मुझे काफ़ी कंफर्टेबल ये जगह लग रही है और चाहे वो बैक रेस्ट हो या नीचे की कुशनिंग, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी लोडेड, काफ़ी सॉलिड फील उसमें आ रही है। आइसोफिक्स आपको यहाँ पर पॉइंट्स, एंकरेजेस भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि हेडरेस्ट तीसरे के लिए भी दिया गया है, लेकिन 2 पैसेंजर्स के लिए ये कंफर्टेबल जो सवारी है या सेकंड रो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बीच का जो टनल है वो आपको काफ़ी ऊंचा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इट वोंट बी कंफर्टेबल फॉर थर्ड पैसेंजर, तो 2 लोगों के लिए आरामदेह है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मून रूफ जैसे मैंने बताया काफ़ी खूबसूरत इसकी फील आपको इधर से नज़र आएगी। आखिरी में सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु विश्राम कर रही है लॉन्च के ऊपर। ये वो कार है जिसका इंतज़ार कस्टमर काफ़ी दिनों से कर रहे थे और जो 5000 के आसपास की बुकिंग कंपनी के पास पहले से है उसमें बड़ा हिस्सा नई सी क्लास का ही है। अब इस नई सी क्लास की बात करें, पहले से खूबसूरत मुझे लग रही है देखने में, फीचर्स बहुत ही अपडेटेड हैं और जो ड्राइव है चाहे पेट्रोल डीजल दोनों का ही काफ़ी स्मूथ लगा।
जो डीजल वर्जन है ज़्यादा मज़ेदार लगी, लेकिन ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल और पोटेंट पैकेज अब ये एक बार फिर से सी क्लास बन गई है। अब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि सही कीमत के ऊपर मर्सिडीज़ बेंज से उतारे, जिससे कि जो वेटिंग लिस्ट या वेटिंग पीरियड जो होता है गाड़ियों का, शायद इसका भी बहुत लंबा होता हुआ हम देख रहे हैं। फिलहाल ये स्टोरी कैसी लगी आपको बताइएगा, अपने कमेंट्स अब तक पहुंचाइएगा, और इन केस अभी तक आपने नहीं किया है हमें सब्सक्राइब, तो प्लीज़ यूट्यूब के ऊपर टाइम्स ड्राइव चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए। बाय बाय।